सुबह तैयार होकर नीचे उतरा तो अलमारी की चाबी निधि के सामने पटकते हुए बोला, कितनी बार कहा है अलमारी लॉक किया करो, चाबी उसी में लगी छोड़ देती हो। निधि ने सास की तरफ देखा। वे बोली, मैंने ही मना किया था। इस घर में कोई चोर उचक्के थोड़े ही बसते हैं जो चौबीसों घंटे ताला डालकर रखती हो। ये कौन सा तर्क है? वह खींच कर बोला, ताला खोलने में कितनी देर लगती है? भूषण ठीक कह रहा है। बाबूजी बोले, सावधानी बरतनी चाहिए, वक्त कहकर नहीं आता। अलमारी में बहू की चीज बस्त रखी रहती है। चीज बस्त मतलब? निधि ने मासूमियत से पूछा। ज्वेलरी, भूषण ने बताया। ज्वेलरी तो माँ जी के पास है। बाप बेटे दोनों ने माँ की ओर देखा। ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैंने कहा था बैंक में रखवा दूंगी। दोनों ने कहना चाहा, कहाँ रखवाओगी? कहीं लॉकर है भी? पर निधि के सामने दोनों चुप रहे। बाबूजी ने कहा, बेटा, आजकल में अपनी बैंक में दोनों के नाम से अलग लॉकर ले लो। जमाना खराब चल रहा है, इतना जोखिम घर में रखना ठीक नहीं है। भूषण ने साफ देखा कि माँ का चेहरा उतर गया है। शायद उनकी कोई योजना उन्हें ध्वस्त होती दिखाई दी है। उसने सोचा, लॉकर तो वह ले लेगा, पर माँ के पास से गहने कैसे मांगेगा? वे तो तूफान खड़ा कर देंगी। लॉकर में अगर उसका और निधि का ही नाम होगा तो उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं होगा। रविवार को सुबह भूषण को अपने कमरे में देखकर माँ चकित हुई। क्यों रे, कुछ काम था? हाँ माँ, मैं यह फ्रिज ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आज संडे है, किसी मजदूर को पकड़कर लाता हूँ। फ्रिज की क्या जरूरत पड़ गई? ऊपर का कमरा है ना, बहुत तपता है, प्यास लगती है। पानी ज्यादा ले जाओ तो गर्म हो जाता है, थोड़ा ले जाओ तो खत्म हो जाता है। ऊपर फ्रिज रहेगा तो बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। एक दो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी रख सकेंगे। और भी बोतलें रखनी होंगी शायद। फिलहाल तो उनकी जरूरत नहीं है, पानी से काम चल जाता है, बाद में देखा जाएगा। तुम्हारे कमरे में तो एसी है ना, कोई 24 घंटे थोड़े ही चलता है। जरा सी बात के लिए तुम इतनी बहसबाजी क्यों कर रही हो? इसलिए कि फ्रिज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। फ्रिज और वॉशिंग मशीन मैंने रंजना के लिए रख छोड़े हैं। एक दो साल में मुझे उसकी शादी कर देनी है। निधि के माँ बाप की दी हुई चीजें तुम रंजना को दोगी? तो क्या हुआ, यह तो जमाने से होता आया है। बहुओं के दहेज से बेटियों का दहेज सजता आ रहा है। ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बुरी मैं नहीं जानती, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। भूषण कुछ देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ बोली, तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें धोखा दिया है। कैसे? दहेज में एक धेला नहीं दिया, ऊपर वह ताजमहल बनवा दिया है और यहाँ मेरे कमरे को माल गोदाम बना दिया है। टी सेट, डिनर सेट, आइसक्रीम सेट और जाने क्या क्या। माँ, ये चीजें मुफ्त में तो नहीं आती। पर ये जो भी दिया है बेटी के लिए दिया है। हमारे लिए क्या है? बेटी के लिए भारी भारी साड़ियाँ, और मेरी बेटियों के लिए ऐसे कि मैंने नौकरानियों में बांट दी। कौन सी नौकरानियाँ? भूषण के प्रश्न को अनसुना कर वे कहती रही, लोग पूछते हैं तो बताने में भी शर्म आती है। सब यही कहते हैं, हीरे जैसा लड़का मुफ्त में लुटा दिया। तो तुम्हारा असली दर्द ये है? नाहिक बेचारी के रूप रंग को कोसती रही। वाह बेचारी, बड़ा दर्द आ रहा है। नहीं आएगा, बीवी है मेरी। बाप बेटे दोनों आजकल उसी की हिमायती बन गए हो, तभी तो टिकी हुई है बेचारी, नहीं तो कब की भाग खड़ी होती। यह बात भले ही उसने माँ को चिढ़ाने के लिए कही थी, पर वह मन ही मन जानता था कि यही सच है। दोपहर 12 बजे दरवाजे के सामने सामान वाला एक टेम्पू रुका। दो लोग उतरे और कुछ सामान लेकर भूषण के पीछे पीछे ऊपर चले गए। कौन था? आहट सुनकर माँ किचन से बाहर आ गई थी। भैया शायद फ्रिज लेकर आए हैं, अंजना ने कहा। माँ ने गैस बंद की, हाथ धोए और सीधे ऊपर चली गई। पीछे पीछे अंजना थी। भूषण ने दोनों को देख लिया था, फिर भी अनदेखा करते हुए उन लोगों से बोला, आप ये सारे फंक्शंस मैडम को समझा दो
क्योंकि उन्हीं को ऑपरेट करना है, मैं तो दिन भर बाहर ही रहता हूँ। फिर वे लोग बताने लगे, इस नल से ठंडा पानी आएगा, इस नल से गर्म पानी आएगा, ये नल नॉर्मल पानी पीने के लिए है, नीचे छोटा सा फ्रिज है, एक आध कोल्ड ड्रिंक की बोतल, एक आध दूध का कार्टन रख सकती हैं, 20 लीटर की बोतल ऊपर फिट होगी, अगर आप 2 ही लोग हैं तो 3 दिन तक आराम से चलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया, हर संडे आप 2 बॉटल्स रख जाया कीजिए, और निधि डार्लिंग, तुम इन्हें उठाने की कोशिश मत करना, ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी क्योंकि ये बहुत हैवी है। इसके बाद भूषण ने उन लोगों को बख्शीश देकर विदा किया। वे लोग पूरी सीढ़ियां भी उतर नहीं पाए होंगे कि माँ ने पूछा, कितने फूंक डाले? पहले यह तो पूछो कि यह चीज क्या है, एकदम पैसों पर ही उतर आती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बाजार में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। सो पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कितने उड़ा दिए। पैसे दे रही हो तो अभी बिल पेश करता हूँ। रहने दो, ऐसे चौंचलों के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें नीचे उतरते हुए बाबूजी ने देख लिया था शायद, क्योंकि वे चिल्लाए, वहां बच्चों के कमरे में क्या करने गई थी? आपका बेटा एक अजूबा लाया है, देखने गई थी, आप भी देख आइए। रहने दो, मुझे तुम्हारी तरह दूसरों के कमरे में झांकने का शौक नहीं है। माँ, शाम को हम दोनों खाने पर नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में पार्टी दे रहा हूँ। इसे भी ले जाओगे? शादी की पार्टी दे रहा हूँ, उसे तो ले जाना ही पड़ेगा। पिछली बार वह बहुत कम समय यहाँ थी, इसलिए नहीं हो पाया। फिर राखी पर चली जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे ऑलरेडी लेट हो ही गया है। हाँ, एक बात और, दोपहर 2 बजे कौशल्या आएगी और उसे पार्लर ले जाएगी। फिर भूषण ने बहनों की ओर देखकर कहा, तुम लोग जाना चाहो तो चली जाना, मेरी बेटियों को उसकी जरूरत नहीं है। मुझे यह जवाब पता था, इसीलिए कौशल्या से रिक्वेस्ट की है, नहीं तो 2 बहनों के घर में होते हुए मेड सर्वेंट से क्यों कहता। तुम भी बेकार पैसे फेंक रहे हो, क्रीम पाउडर लगाकर कोई गोरा नहीं हो जाता। आज के प्रवचन का कोटा पूरा हो गया हो तो मैं चलूं। और भूषण ने ऊपर देखकर आवाज दी, निधि, मैं निकल रहा हूँ, 5 बजे तैयार रहना। जी अच्छा, निधि ने ऊपर से ही जवाब दे दिया। शाम को 4:30 बजे वह घर आया। तब तक निधि पार्लर से लौटी नहीं थी। वह कपड़े बदलने ऊपर चला गया। पीछे पीछे रंजना भी चली गई। बोली, भैया, सुबह माँ के सामने हम बोल नहीं पाए थे, पर 21 को हमारी सहेली की शादी है, प्लीज उस दिन हमारे लिए पार्लर स्पॉन्सर कर दीजिए। अरे वाह, माँ की रूपवती कन्याओं को भी पार्लर की जरूरत पड़ गई। प्लीज भैया, माँ तो कुछ समझती है नहीं, बोलती चली जाती हैं, आजकल हर इवेंट से पहले लड़कियां पार्लर जाती हैं। तो यह बात कभी माँ के सामने बोलने की भी हिम्मत करो न, ताकि उनके व्यंग्य की धार थोड़ी भोथरी हो जाए। वह और भी कुछ कहना चाहता था, तभी निधि का फोन आ गया। हाँ, तुम गाड़ी छोड़ दो, हम लोग दूसरी बुक कर लेंगे, उसने कहा। वह तैयार होकर नीचे उतरा, तब तक निधि लौट आई थी। कौशल्या बोली, देखिए भैया जी, आपकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे रोज घुमाने ले जाया करो तो थोड़ा सजेंगी संवरेंगी। दिन भर कमरे में गुमसुम सी मुंह लटकाए बैठी रहती हैं। शोर सुनकर माँ बाहर निकल आई थी। आते ही उनकी नजर निधि की साड़ी पर पड़ी। बड़ी सुंदर साड़ी है, उस दिन तो अलमारी में नहीं थी, फॉल पीको के लिए गई थी। नई है? उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने भूषण की ओर देखा। बहनों की याद तो न आई होगी। भूषण ने जानबूझकर विषयांतर करते हुए कहा, जरा कौशल्या की साड़ी तो देखिए, क्या गजब ढा रही है। कौशल्या खुश हो गई, बोली, वह परले मोहल्ले वाले माथुर साहब है ना, उनके बेटे की शादी हुई है, उसकी ससुराल से आई है। मथुराइन ने भी दी है, पर वह उतनी अच्छी नहीं है। मैं यह कपड़े ऊपर रखकर आती हूँ, निधि ने कहा। जल्दी आना, फिर मैं कैब बुक करता हूँ। कैब से जाओगे? माँ ने पूछा। भूषण ने जवाब नहीं दिया। तभी कौशल्या बोली, भैया जी, आपकी शादी की साड़ी अभी तक नहीं मिली। झूठ बोलती है, दी तो थी, वह तो पुरानी थी।
ऐसी भी पुरानी नहीं थी, बस 1-2 बार पहनी थी। कौशल्या, तुम्हारी साड़ी मेरी ओर से ड्यू है, जल्दी मिलेगी और आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कौशल्या जब चली गई तो भूषण ने कहा, तुम तो कह रही थी कि निधि के यहाँ से इतनी घटिया साड़ियाँ आई थी कि तुमने सब नौकरानियों में बाँट दी। घर की ये इकलौती नौकरानी तो शिकायत कर रही है कि उसे कोई साड़ी नहीं मिली। मुझसे हिसाब मांगेगा तू? तब तक बाबूजी बाहर निकल आए थे। बोले, और जो खास नौकरानी के लिए आई थी, वह किसे दे दी? आपको कैसे पता? उन्होंने पूरी लिस्ट दी थी भाई। चाची, मामी, बुआ, मौसी, चचेरी बहनें, मौसेरी बहनें, नानी जी, इसके साथ ही एक नाम मेड सर्वेंट का भी था। तभी कैब आ गई और ऊपर से निधि भी। सो यह चर्चा वहीं थम गई। वह शाम बहुत शानदार रही। निधि सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक ग्लो था। वह सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं था, खुशी की चमक भी उसमें शामिल थी। पति के साथ पहली बार बाहर जाने के उल्लास से उसका चेहरा दमक रहा था। पार्टी बहुत सफल रही। निधि की आभिजात्य ने सबका मन मोह लिया था। उसके व्यवहार में एक ग्रेस थी, एक सहजता थी, जिससे पता चलता था कि ऐसी पार्टियों की उसे आदत है। उसकी वाणी में एक सौम्यता थी, आवाज में एक खनक थी और उसकी अंग्रेजी तो गजब की थी। सभी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और सबने भूषण को खूब सारी बधाइयां दी और वह बनावटी नहीं था। इतनी सुहानी शाम के बाद घर लौटने का मन ही नहीं हुआ। चलो पिक्चर चलते हैं, भूषण ने कहा और वे एक मल्टीप्लेक्स में चले गए। वातानुकूलित वातावरण में रिफ्लाइनिंग चेयर्स पर 3 घंटे पास बैठकर जो सुकून मिला वह अद्भुत था। अरसे बाद एक निर्मल आनंद की अनुभूति हुई थी, जैसी कि उसे आशंका थी। दरवाजा माँ ने ही खोला। बड़ी देर कर दी, मैं ऊपर जा रही हूँ, निधि ने कहा और कमरे में चली गई। इस समय उसका ऊपर जाना ही श्रेयस्कर था। फिर भूषण ने कहा तो था कि देर हो जाएगी, पर इतनी देर? पिक्चर चले गए थे, बहनों की याद तो न आई होगी। माँ, आज पहली बार उसे बाहर लेकर गया हूँ। क्या मेरा इतना सा सुख भी तुमसे सहा नहीं जाता? भूषण का वह रूप देखकर माँ एक बार तो सहम गई। उसका स्वर ही नहीं, आंखें भी अंगार उगल रही थी। फिर भी उन्होंने साहस बटोर कर कहा, मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी जो ऐसी बात कह रहा है? भीतर से बाबूजी की आवाज आई, आधी रात हो गई है, बच्चों को सोने दो, बाकी लड़ाई कल सुबह कर लेना। भूषण ने तिक्त स्वर में कहा, बाबूजी की बात सुन ली न? आधी रात हो गई है, अब सो जाओ, रोज की तरह गश्त लगाने मत आना। माँ आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? बस रोज रोज दरवाजा खोलकर देखने का आलस आ जाता है। माँ को उसी तरह अकबकाई सी हालत में छोड़कर वह कमरे में चला आया। दरवाजा बंद करते हुए उसने देखा, निधि पार्टी के कपड़ों में ही निस्पंद बैठी हुई है। उसे देखते ही बोली, क्या हमारा पिक्चर जाना ठीक नहीं हुआ? देखो, मैं नीचे से काफी झेल कर आया हूँ, अब तुम मत शुरू हो जाना प्लीज, उसने खींच कर कहा। सॉरी, निधि बोली और चुपचाप जाकर लेट गई। वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गया था। ये माँ को क्या होता जा रहा है? इन 2 महीनों में कितना बदल गई हैं। ताने उल्हाने के सिवाय तीसरी बात उनके मुंह से नहीं निकलती। क्या माँ हमेशा से ऐसी थी कि अब ऐसी हो गई हैं? उसका दिमाग चक्कर खा रहा था, सिर घूम रहा था। उसे एक प्रसंग याद आया। शादी वाले दिन थे, घर में ढेर सारे मेहमान थे। वह बहुत उनिंदा हो रहा था, पर दिन के समय ऊपर कमरे में जाते हुए संकोच हो रहा था। एक कमरे में ढेर सारे बिस्तर पड़े थे, वह उन्हीं में से एक पर जाकर लेट गया। बगल के कमरे में महिला मंडल इकट्ठा था, कुछ काम भी हो रहा था और गपशप भी। उन्हीं आवाजों में उसकी मामी की आवाज उभरी। समझ में नहीं आ रहा कि जीजी ने क्या समझकर यह रिश्ता किया होगा। जैसा कि वे कहती हैं, क्या सचमुच उन लोगों ने चाय में कुछ मिला दिया था? आपकी ननद रानी इतनी भोली नहीं है भाभी जी, यह बुआ की आवाज थी।
बहुत पहुंची हुई आत्मा है। उन्होंने सोच समझकर यह खेल खेला है। सुंदर बहू लाती तो लड़का उसके रूप जाल में उलझ जाता और हाथ से निकल जाता। उन्हें दो दो बेटियां ब्याहनी है। तो क्या आप तो जानती हैं, ये अम्मा के बबुआ लोग शादी के बाद बीवी के पल्लू से बंध जाते हैं, इसीलिए यह सावधानी बरती है। उस समय सुनकर अच्छा नहीं लगा था, पर अब लगता है क्या सचमुच माँ ने यह योजनाबद्ध रूप से किया था। अपने से बहुत ऊंचे घर से साधारण रूप रंग वाली कन्या को ग्रहण करके उन्होंने दो बातें निश्चित कर ली थी। एक तो ढेर सारा दहेज मिलेगा, दूसरे लड़का भी वश में रहेगा। पर उनकी दोनों ही योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। दहेज मिला तो पर सामान के रूप में, और निरंतर आलोचना के बावजूद वे निधि की ओर से उसका मन नहीं फेर पाई थी, बल्कि वह ज्यादा अपनी सी लगने लगी थी। प्यार न सही, पर उस पर ममता हो आती थी। एकाएक उसने निधि की ओर देखा। वह उसी तरह निस्पंद पड़ी थी, पर वह जानता था वह सोई नहीं है। सोना संभव ही नहीं था। सॉरी स्वीट हार्ट कहते हुए एकाएक उसने निधि के वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया। अपना सारा गुबार मैंने तुम पर निकाल दिया, इतनी अच्छी शाम का कचरा कर दिया। सॉरी, वेरी सॉरी। उसने आज पहली बार उसे स्वीट हार्ट कह के पुकारा था, और यह संबोधन उसके अंतर्मन से निकला था। वह दफ्तर से लौटा तो देखा दोनों बहनें सजी धजी बैठी हैं। इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। आपको बताया नहीं था, सहेली की शादी है। रंजना बोली। ओह, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ है? मयूर मैरिज गार्डन। कैसे जाओगी? जवाब माँ ने दिया। तुम इनको कैब करके दोगे। और लौटोगी कैसे? हम सब लोग रात भर वहीं रहेंगे, मस्ती करेंगे। सुबह वह हम सबको छुड़वा देगी। भूषण सोच में पड़ गया। कैब के लिए मना करेगा तो माँ उसका गलत अर्थ निकालेंगी, पर उन्हें समझाना तो पड़ेगा। माँ जानती हो वह जगह कहाँ है? उसने कहा, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर है। वहाँ लाइन से 6 मैरिज गार्डन्स बने हुए हैं। उतनी दूर ये लोग कैब में अकेली जाएंगी? पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। तो तुम दोनों साथ चले जाओ। बिना निमंत्रण के ही जाना है ना, तो आप चली जाओ। नहीं, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हम लोग रात भर धमाल करने वाले हैं। भूषण ने बाबूजी के कमरे के पास जाकर आवाज दी। बाबूजी, इधर आइए जरा। बाबूजी के बाहर आते ही उसने कहा, ये लोग एक शादी में जा रही हैं। वह जगह यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर है। क्या इनका अकेले कैब में जाना ठीक होगा? बाबूजी थोड़ी देर लड़कियों की ओर देखते रहे, फिर बोले, साड़ियां तो भाभी की पहनी लगती हैं, पर क्या गहने भी उसी के हैं? फिर माँ से बोले, तुम्हारी क्या मती मारी गई है? कोई झपट्टा मारकर ले गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कोई झपट्टा क्यों मारेगा? माँ ने कहा, राशिफल के अलावा भी पेपर में बहुत कुछ आता है, पढ़ा करो। मैरिज गार्डन्स में रोज चोरियां हो रही हैं। सूट बूट पहने चोरों की टोलियां घूमती रहती हैं। बच्चे तक उसमें शामिल हैं। गिफ्ट वाले लिफाफे चोरी हो जाते हैं, पर्सेस छिन जाती हैं, बटुए उड़ा लिए जाते हैं, चेनें झपट ली जाती हैं। और ये दोनों तो पूरा ज्वेलरी बॉक्स बनी घूम रही हैं। किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। फिर भूषण से बोले, बेटा मैंने तुमसे कहा था ये सब लॉकर में रखवा दो। सॉरी बाबूजी कहते हुए भूषण ने सर झुका लिया। जाओ, हमें नहीं पहनना है कहते हुए रंजना ने 3 लड़ा हार उतारकर मेज पर पटक दिया। अंजना ने भी उसका अनुसरण किया। फेंको मत, बाबूजी चिल्लाए, लाखों की चीज है, तुम्हारा बाप बिक भी जाएगा तो चुका नहीं पाएगा। दोनों लड़कियां पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। रुला दिया न मेरी राजकुमारियों को, कितनी सुंदर लग रही थी, देखा नहीं गया होगा। माँ ने ताना मारा। भूषण ने माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और बाबूजी से बोला, बाबूजी मेरा एक सजेशन है, मैं कैब बुलवा देता हूँ, आप और माँ इन लोगों के साथ चले जाएं। इन्हें ठीक से उतार कर उसी गाड़ी में वापस आ जाएं। माँ तुम साड़ी बदल लो और उन लोगों से कह दो कि तैयार रहें। मुझे कौन सा शादी में जाना है, पर गाड़ी में तो जाओगी न? मैंने अभी खाना वाना नहीं बनाया है, वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो।
वे लोग जब चले गए तो निधि ने पूछा, खाना क्या बनाऊं? क्या बनाओगी? निधि चुप ही रही तो उसने कहा, आराम करो, मैं कुछ मंगवा लेता हूँ। माँ जी नाराज तो नहीं होंगी? तुम खाना भी बनाओगी तो माँ जी नाराज नहीं होंगी? इसकी क्या गारंटी है? वे कोई और कारण ढूंढ लेंगी। फिर निधि कुछ नहीं बोली। भूषण ने खाना ऑर्डर कर दिया, पराठे, सब्जी, पुलाव, रायता और खीर। अपने लिए उसने पिज्जा मंगवाया। आ जाओ, गरम है तब तक खा लेते हैं। उन लोगों से पहले उन लोगों को आने में देर होगी। वैसे भी मैं शांति से खाना खाना चाहता हूँ। और एक बात सुन लो, खाना खाने के बाद तुम सीधे कमरे में जाकर सो जाओगी। उन लोगों के लिए दरवाजा खोलकर मैं भी आ जाऊंगा। सास ससुर के लिए प्लेटें आदि लगाकर निधि ऊपर चली गई। वे लोग 10 बजे बाद ही लौटे। आते ही बाबूजी बोले, तुमने ठीक कहा था बेटा, वाकई जगह बहुत दूर है और रास्ता भी ज्यादा चलता हुआ नहीं है। ढूंढने में भी दिक्कत हुई। एक से नाम के 2 गार्डन्स थे, मयूर और मयूर पंख। लड़कियों के बस की बात नहीं थी। उन लोगों का मूड जाते समय खराब था, इसलिए मैं कह नहीं पाया। आप फोन करके बता देना। सुबह कोई परेशानी हो तो फोन कर दें। मैं चला जाऊंगा। अब आप लोग खाना खा लो, अभी गर्म ही होगा। बाजार से मंगवाया है, एक दिन बना ही लेती। माँ ने कहा। वो तो बनाने को तैयार थी, मैंने ही मना कर दिया। सब्जी पसंद नहीं आती तो तुम कचरे के डब्बे में डाल देती, रोटियां कुत्तों के लिए उठाकर रख देती और फिर आधी रात को बनाने बैठती। इसलिए मंगवा लिया। खूब कान भरे गए हैं। कान भरने की मोहलत ही कहाँ देती हो? रात भर तो कमरे का चक्कर काटा करती हो। ये जानकारी तो तुम्हारी शिकायत के पुलिंदे से ही इकट्ठी की है मैंने। रात भर क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी की बात को अनसुना कर माँ ने कहा, वह डिब्बा क्या है? वह समझ गया कि माँ ने जानबूझकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश की है। उसका मन तो हुआ कि बाबूजी को रात की गश्त के बारे में बता दे, पहली रात का किस्सा भी बता दे, पर चुप रह गया। बाबूजी का गुस्सा वह जानता है, माँ के प्राण ही ले लेंगे। उस डिब्बे के लिए पूछ रही हो? पिज्जा मंगवाया था। बहनों की याद तो न आई होगी। भूषण को पता नहीं क्या हुआ। उसने माँ की बाह पकड़ी और उन्हें खींचकर फ्रिज के पास ले आया। अरे अरे, क्या कर रहा है? मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? माँ चिल्लाई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर का सारा रोष अनजाने ही उसकी पकड़ में उतर आया था। उसने हाथ छोड़ दिया और फ्रिज खोलकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम था तुम यह बात जरूर कहोगी, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। ये डिब्बा रखा है, सुबह अपनी राजकुमारियों को खिला देना। वह ऊपर आया तब हमेशा की तरह सर भन्ना रहा था और जैसी कि उसने कल्पना की थी, निधि पलंग पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में असंख्य प्रश्न थे जिनके उत्तर भूषण के पास नहीं थे। भूषण कल बहू के भाई उसे लेने आ रहे हैं। पिछली बार जब वे लेने आए थे तब तुमसे भेंट नहीं हो पाई थी। उसके पिताजी छोड़ने आए थे, उस दिन भी तुम काम पर थे, इसलिए इस बार वे रविवार को आ रहे हैं। तुम घर पर ही रहना। जी अच्छा। माँ एकदम बिफर उठी। ये क्या तरीका है? न पूछना न ताछना। जब मर्जी आए लेने चले आते हैं, जब मर्जी हो छोड़ जाते हैं। कुछ हमारी सुविधा भी देखेंगे कि नहीं? तुम्हें कौन सी असुविधा हो रही है? और बहू के बिना तुम्हारे कौन से काम अटके पड़े हैं? बाबूजी ने कहा। फिर भूषण से बोले, पिछली बार उसके पिता यहाँ से गए थे तो रात के 11 बजे घर पहुंचे थे, इसलिए इस बार वह जल्दी निकल जाएंगे। 10 बजे आएंगे और 11 बजे निकल जाएंगे। बहू से कह दो आज ही सामान बांध ले। और हाँ, तुम अपने साले साहब के नाश्ते का ठीक से इंतजाम करना। अपनी माँ के भरोसे मत रहना। यह मुझे ताना दिया जा रहा है न? पिछली बार उसके पिताजी आए थे तो मुझे लगा बेटी के यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, इसीलिए तुमने कोरी चाय परोस दी थी। उन्हें खाना होता तो खाते, न खाना होता तो नहीं खाते, पर साथ में कुछ रखना तो था। 300 किलोमीटर दूर से आया आदमी, उसे चाय पर निपटा दिया। मैं उस दिन इतना शर्मसार हुआ था। अच्छा है, इस बार तुम घर पर रहोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। भूषण ने मन में सोचा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। पर माँ अगर गड़बड़ी करना चाहेंगी तो उन्हें कौन रोक सकता है?
रात को उसने निधि से पूछा, तैयारी हो गई? निधि ने सूटकेस की ओर इशारा कर दिया, जो पैक हो चुका था। ये भी रख लो। उसने कुछ पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है? कुछ नहीं, छुटके के लिए। क्या नाम है उसका? हाँ, तनिष्क के लिए टॉयज और टॉफी, और घर के लिए थोड़ी सी मिठाई। निधि ने वह सामान अपने हैंडबैग में डाल दिया, फिर बोली, ये 2 सूट्स रखकर जा रही हूँ, आप दीदी लोगों को दे देना। और कल मैं जो साड़ी उतार कर जाऊंगी, वह कौशल्या दीदी को दे दीजिएगा। मुझसे मिलेगी तो मैं ही दे दूंगी, नहीं तो आप ध्यान रखना। अपनी बहनों को कौशल्या के साथ लपेटना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। और हाँ, अलमारी में एक लहंगा सूट रखा है, डिब्बे में बंद है, इसलिए शायद माँ जी की उस दिन नजर नहीं पड़ी। मैंने एक बार बस शादी में पहना है, यहाँ ले आई थी कि अगर रिसेप्शन वगैरह होगा तो जरूरत पड़ेगी। अभी ऐसे ही रखे रहती हूँ, जब रंजना दीदी की शादी होगी तब उन्हें निकाल कर दे दीजिएगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रंजना की शादी में तुम नहीं रहोगी। निधि कुछ क्षण चुप रही, फिर एकदम बोली, आई एम नॉट कमिंग बैक। क्या? भूषण एक बार की चौंक गया था। मैं अब यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। मैं तो इस बार भी नहीं आने वाली थी, पर मम्मी पापा ने जोर देकर कहा कि 4-5 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया, इतनी जल्दी मनुष्य की पहचान नहीं होती है। महीना 15 दिन रहकर देखो, फिर सोचेंगे। अब मैंने रहकर भी देख लिया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरे कारण घर में बहुत कलह क्लेश हो रहा है। माँ बाबूजी की रोज झड़प होती है, आपकी और माँ जी की भी नोकझोंक चलती ही रहती है। वे कहती हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करता था, अब तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतर रहा है। मैं नहीं जानती कि आप मुझ पर नाराज क्यों हैं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, पर कहाँ क्या गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता। हर लड़की के लिए ससुराल एक अग्नि परीक्षा ही होती है। नए लोग, नया वातावरण, नई परिस्थितियां, एडजस्ट करते करते पसीना छूट जाता है। मैंने भी पूरी कोशिश की है, पर किसी को खुश नहीं कर सकी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी तो संत आदमी हैं, वो अक्सर पापा की याद दिला देते हैं, पर बाकी लोग मुझसे खींचे खींचे से क्यों रहते हैं, समझ में नहीं आता। शादी से पहले मैं बहुत खुश थी कि नंदों के रूप में 2-2 सहेलियां मिलेंगी। मेरी और भाभी की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि जो बात मैं मम्मी से नहीं कह पाती, उनसे कह देती हूँ। वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। पर यहाँ दीदी लोगों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो सका, किसी ने होने ही नहीं दिया। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर कौशल्या दीदी ने मुझे जो प्यार दिया, उसका 10वां हिस्सा भी मुझे आपकी बहनों से नहीं मिला। माँ जी कहती हैं, पैसे दे देकर मैंने उन्हें पटा लिया है, पर पैसे मैं काम के देती हूँ। प्यार को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता न। और माँ जी के लिए क्या कहूँ, उन्हें तो मेरी हर बात से शिकायत है। मेरे रूप रंग से, मेरे व्यवहार से, मेरे दहेज से, मेरे घर वालों से, हर बार वे मुझे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर देती हैं। मुझे ऐसे वातावरण में रहने की आदत नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बट आई एम सॉरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा चुप चुप रहने वाली निधि धारा प्रवाह बोले जा रही थी, और वह चकित होकर सुन रहा था। इस लड़की के मन में कितना आक्रोश भरा हुआ था, किसी दिन तो उसे बाहर आना ही था। बार बार सॉरी कहकर निधि जब चुप हुई तो उसका गला भर आया था, और आंखें भी। भूषण की इच्छा हुई उसे गले से लगाकर प्यार दे, तसल्ली दे, पर हिम्मत नहीं पड़ी। लगा कि यह अधिकार उसने हमेशा के लिए खो दिया है। दोनों लेट गए और लेटे लेटे छत के पंखे को घूरते रहे। विदा की रात थी, पर लग रहा था अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सारे संवाद शेष हो गए हैं। तभी अचानक एक शोर सा उठा। लगा कि 4-5 चिड़िया अचानक चींची कर उठी हैं। निधि घबराकर उठ बैठी तो भूषण ने उसे खींचकर वापस सुला दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह छटपटाकर रह गई।
न उठ सकी न कुछ बोल सकी। मुश्किल से 1.5-2 मिनट वह शोर रहा होगा, फिर एकाएक थम गया और सीढ़ियों पर उतरती पदचाप सुनाई दी। उसके साथ ही बाबूजी की कड़कदार आवाज भी। वहां ऊपर क्या कर रही हो? उतरो नीचे। साथ ही अंजना की आवाज थी। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, अपने कमरे में जाओ। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। भूषण ने अपनी पकड़ ढीली की और निधि के मुंह पर से हाथ भी हटा लिया। निधि ने एक लंबी सांस ली और कांपते स्वर में पूछा, ये सब क्या था? अब क्या बताऊं? मेरी ही खुराफात थी। मतलब? मैंने 1-2 बार ताना दे दिया था तो माँ ने आजकल ऊपर आना छोड़ दिया था, पर मुझे विश्वास था कि आज वे जरूर आएंगी। मैं उनकी यह आदत छुड़ाना चाहता था, इसलिए बालकनी की मैट के नीचे मैंने 4-5 रबड़ के खिलौने छुपा दिए थे। मैंने सोचा किसी न किसी पर तो उनका पांव पड़ेगा ही, आवाज से वे चौंक जाएंगी और भाग खड़ी होंगी। पर घबराहट में शायद उन्होंने सभी खिलौनों को रौंद डाला। अच्छा खासा हंगामा हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि तुमने वापस न आने का मन बना लिया है, तो ऐसा हरगिज न करता। माँ को नाहक जलील किया मैंने। पश्चाताप में उसके आंसू निकल आए। आई एम सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इट इज ऑल माई फॉल्ट। लेकिन यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है न, इसलिए अब मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप और बाबूजी, आप दोनों के कारण मैं इतने दिन यहाँ रह पाई, पर मेरे सहने की भी एक सीमा है न। देयर इज ए लिमिट टू माई टॉलरेंस। यस आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव नो ग्रजेस। उसने सांत्वना भरे शब्दों में कहा। एक प्रश्न बार बार उसके होठों तक आकर लौट रहा था। क्या तुम तलाक चाहती हो? पर वह इस प्रश्न से ऐसे ही बच रहा था जैसे लोग किसी अशुभ, अमंगल, अपवित्र शब्द के उच्चारण से बचते हैं। सुबह ठीक 10 बजे अविनाश की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसने बताया कि वह घर से शाम को ही चल पड़ा था, रात में कहीं रुक गया था। सुबह 6 बजे फिर चल पड़ा था, तभी समय पर पहुंच पाया है। सामान उतरवाकर गाड़ी सड़क पार नीम के नीचे पार्क कर दी गई। सामान में मिठाई का एक पूरा डाला था, जिसने पूरी टेबल घेर ली थी। इसके साथ ही एक बड़ा बैग था। बैग खोलकर अविनाश ने उपहार बांटने शुरू किए। बाबूजी के लिए रेशमी कुर्ता पाजामा था और माँ के लिए चंदेरी साड़ी। भूषण के लिए सुनहरी घड़ी और सफारी सूट था। सबसे बड़ा नजराना तो बहनों के लिए था। 4-4 साड़ियों का एक एक गिफ्ट पैक। साले साहब के लिए भूषण ने नाश्ते का शाही इंतजाम किया था। उसने माँ बहनों से कहना चाहा था कि बस थोड़ा प्रसन्न चेहरा रखें, मुस्कान के साथ अतिथि की खातिरदारी करें तो मेरा श्रम सार्थक होगा। पर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। निधि के घर से आई सौगात को देखकर उन तीनों के चेहरे स्वतः ही खिल उठे थे। नाश्ता लगते ही बाबूजी ने कहा, बहू रानी, तुम भी सबके साथ खा लो और ऊपर जाकर अपनी तैयारी करो। सामान तैयार हो जाए तो आवाज दे देना। थोड़ा सा मुंह जुठार कर निधि ऊपर चली गई। भूषण भी साथ जाना चाहता था, पर संकोच के मारे बैठा रहा। नाश्ते के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइवर के लिए बरामदे में नाश्ता लगा दिया था। वह खाकर जाने लगा तो बाबूजी ने कहा, भूषण, उसे थोड़ी देर रोक लो, जरूरत पड़ेगी। भूषण ने भी सोचा कि निधि की बैग गाड़ी तक ले जाने के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। जब सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ गए तो बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, अविनाश बेटा, हम तुम्हारी तरह बड़े आदमी नहीं हैं, पर इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि खैरात ले लेंगे। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझकर कह रहा हूँ। लोग कहीं मिलने जाते हैं तो मिठाई जरूर लेकर जाते हैं, पर तुम तो पूरा मिष्ठान भंडार उठा लाए हो। राखी का नेग एक साड़ी का होता है, पूरी दुकान का नहीं। अंकल, मम्मी ने राखी, तीज, दशहरा और दिवाली की 4-4 साड़ियां रखवाई थी। फिर मकर संक्रांति
होली, गणगौर, इनको भी तो चाहिए न। देखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए एक-एक साड़ी मैं रख लेता हूँ। बाकी गाड़ी में रखवा दो। भूषण मिठाई का एक पैकेट निकाल कर बाकी सब भिजवा दो। अंकल, कम से कम मिठाई तो रहने देते। नहीं, मैं यहाँ बांटता फिरूंगा, इससे अच्छा है तुम ही कहीं बांट दो। एक बात और, आज तो हमने तुम्हारा मान रख लिया, पर अगली बार जब आओ तो केवल अपनी बहन और बहनोई के लिए सौगात लाना। पूरे घर की पहरावनी करने की जरूरत नहीं है। अविनाश के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने चुपचाप सारा सामान ड्राइवर के हाथ गाड़ी में रखवा दिया। तब तक निधि भी आ गई। उसने सास ससुर के चरण छुए, नंदों के गले मिली और सड़क पार खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसका सामान लेकर भूषण और अविनाश भी वहीं पहुंच गए। वे दोनों एक तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे कि भूषण ने देखा दोनों बहनें चली आ रही हैं। जरूर इन्हें बाबूजी ने भेजा होगा, साथ आती तो कोई बात भी थी। उसने तिक्त स्वर में कहा, यहाँ धूप में मत खड़ी रहो, जाओ घर में जाओ। और यह बात कहते हुए उसने देखा कि माँ बरामदे की जाली से लगी खड़ी है। उनकी यह ताक झांक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। उन लोगों को विदा करके 15 मिनट बाद जब वह लौटा, तब भी माँ वहीं खड़ी थी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उसकी सारी खीज उसके स्वर में उतर आई थी। देख रही थी इतनी देर क्या बातें हो रही थी। मियाँ बीवी की बातें तो सुनती ही हो, अब तुम्हें साले बहनोई की बातों में भी रस आने लगा। कहते हुए वह कमरे में आया। देखा बाबूजी दोनों हाथों में सिर पकड़े निश्चल बैठे हुए हैं। उसने महसूस किया कि वह भी जब बुरी तरह परेशान होता है तो इसी तरह सिर पकड़कर बैठ जाता है। यह आदत उसने शायद बाबूजी से ही ली है। उसकी आहट पाकर बाबूजी ने सिर उठाया, पूछा, वे लोग गए? जी। कब तक पहुंच जाएंगे? बाबूजी पूछ ही रहे थे कि रंजना ने साड़ियां उठा ली। बाबूजी एकदम चीखे, रखो नीचे, खबरदार जो हाथ लगाया। रंजना सहम कर पीछे हट गई थी। बाबूजी का गरजना जारी था, माँ बेटी तीनों मिलकर बहू की अलमारी खंगालती रही हो, इसीलिए वह साड़ियों का गट्ठर मुंह पर फेंक गया। उस दिन तुम्हारी माँ ने मिठाई का ताना दिया था, इसलिए पूरी दुकान यहाँ उठा लाया। वे लोग भी सोचते होंगे कैसे मंगतों के यहाँ लड़की ब्याह दी है। सच, जिंदगी में इतना शर्मसार कभी नहीं हुआ था मैं। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। बाबूजी के एक एक शब्द से उनकी तिलमिलाहट जाहिर हो रही थी। भूषण उनके पास बैठ गया और शांत स्वर में बोला, बाबूजी, आपकी इज्जत का तो सिर्फ कचरा हुआ है, मेरी इज्जत का तो फालूदा बन गया है। मतलब आपकी बहुरानी ने कह दिया है, अब वह यहाँ लौटकर नहीं आएगी। क्या? चार स्वर एक साथ उभरे। आप तो जानते हैं बाबूजी कि वह इस बार भी आना नहीं चाहती थी। शादी के पहले 4-5 दिनों में ही उसे ऐसे कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा था कि उसने साफ मना कर दिया था। उसके माँ बाप ने उसे समझाकर भेजा था कि 4 दिन में तुम किसी को जज नहीं कर सकती, जरा लग कर रहो। इसीलिए इस बार पूरे 33 दिन रहकर गई है। पिछली बार तो सिर्फ ट्रेलर ही देखा था, इस बार पूरी फिल्म सामने आई है। कोई भी संवेदनशील स्वाभिमानी लड़की इन अनुभवों को दोहराना नहीं चाहेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है, न कि एक लड़की 2 महीने भी हमारे घर में रह नहीं सकी। उसके स्वर में व्यंग्य था, रोष था। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्या हो गया? यह तुम पूछ रही हो माँ? यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जबकि उसके रंग रूप पर फप्तियां न कसी गई हो, उसके अनाड़ीपन का मजाक न उड़ाया गया हो, उसके अनगढ़ कामों की आलोचना न की गई हो, उसके घर वालों को कोसा न गया हो। माँ, सहने की भी एक हद होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शत्रु के खेमे में पटक दिया गया हो। तुम दोनों बाप बेटे उसके इतने बड़े हिमायती थे, तो इसीलिए तो उसने इतने दिन गुजार दिए, नहीं तो वह कब की चली गई होती। खुद तो तुमने उसे कभी प्यार दिया ही नहीं। बाबूजी उसका ख्याल रखते थे तो वह भी तुम्हें अखरता था। और मेरी ये बहनें, वह तो सोचकर आई थी कि मुझे 2 सहेलियां मिलेंगी, क्योंकि उसका अपनी भाभी के साथ भी
ऐसा ही रिश्ता है। दोनों में खूब अच्छी ट्यूनिंग है, पर इन दोनों ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। कभी 2 घड़ी भी उसके पास नहीं बैठी, उसकी समस्याएं नहीं सुनी। हमेशा कटी-कटी सी, खींची-खींची सी रही, हमेशा खार खाती रही। पता नहीं क्यों, इससे ज़्यादा प्यार तो उसे कौशल्या ने दिया है। अब तुम कहोगी, उसने पैसे दे देकर कौशल्या को पटा लिया था। पैसे से काम बनते हैं माँ, प्यार नहीं मिलता। ये कितनी शर्म की बात है कि मेरी बहनों से ज्यादा प्यार उसे घर की नौकरानी ने दिया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर माँ बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, पर इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। वह वापस नहीं आ रही तो न सही, दे दे तलाक। मैं तेरे लिए उससे अच्छी 2500 लड़कियां ले आऊंगी। तो पहले ही ले आती न, ये 26वीं क्यों पकड़ लाई? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मेरी मति मारी गई थी। अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोलोगी? उन लोगों ने चाय में कुछ पिला दिया था, हलवे में कुछ खिला दिया था। मेरा मजाक उड़ा रहा है तू। मेरी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई है, मैं किसी का क्या मजाक उड़ाऊंगा? भूषण ने कहा और फिर बाबूजी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए कहा, बाबूजी ये देखिए। ये क्या है बेटा? थाईलैंड के आने जाने के टिकट हैं और 4 दिन का होटल का पैकेज। मैं उनकी बेटी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सका न, उसका यह जवाब है। मुझसे यह गलती हो गई है, मानना पड़ेगा। मैं ऐसी वैसी जगह जाना नहीं चाहता था और बहुत ऊंची जगह जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी। हिम्मत करके किसी हिल स्टेशन चला भी जाता तो घर में भूचाल आ जाता। एक दिन, सिर्फ एक दिन हम लोग सिनेमा चले गए थे, तब कैसा कांड हुआ था आपने देखा था न। बस तुम लोग हर बात मुझ पर डाल दिया करो। माँ भुनभुनाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? उस दिन आधी रात को तुमने कैसा तमाशा किया था, भूल गई? ऐसी सास मैंने पहली बार देखी जो बहू से ईर्ष्या करती हो। उसके लिए मैं साड़ी लाऊं तो तुम्हें जलन होती है, उसे टैक्सी में ले जाऊं तो तुम्हें तकलीफ होती है। उस दिन मामूली से पिज्जा के लिए तुमने सुना डाला। सचमुच हनीमून पर चला जाता तो पता नहीं क्या बवाल करती। फिर कुछ देर तक ठहर कर बोला, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। मतलब? आप जानते हैं, शहर में स्नेह नगर नामक पोश कॉलोनी है, वहाँ एक बहुमंजिला इमारत बनी है, अंजलि टावर्स। वहाँ मेरे लिए एक 3 BHK बुक किया गया है। नवरात्रि में गृह प्रवेश होगा। तू तो कह रहा था वह वापस नहीं आएगी, माँ ने पूछा। उसने अपने माँ बाप से भी यह बात कही होगी, तभी तो आनन फानन उन्होंने यह फ्लैट बुक कर लिया है। कितना पैसा है उनके पास, खड़े खड़े फ्लैट बुक कर लिया। बच्चों की खुशी के लिए कई बार माँ बाप हैसियत से ज्यादा कर जाते हैं। खैर, तुमने उसका सामान अभी खोला नहीं है न, उसे पैक ही रहने दो, शिफ्टिंग में सुविधा होगी। बाबूजी बोले, बेटा तुम्हारे कमरे में जो भी सामान है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, वह भी ले जाना। जी। तू वहां रहने जाएगा? माँ ने पूछा। तो क्या वह अकेली वहां रहेगी? तो फिर ताजमहल का क्या होगा? अनजाने ही सही, माँ तुमने इस कमरे को सही नाम दिया है। तुम तो जानती हो, ताजमहल किसी महल का नाम नहीं है, वह मुमताज महल की कब्र है। हमारी भी सारी आशाएं, इच्छाएं, उमंगे उस कमरे में दफन होकर रह गई हैं। एक रात हम वहां चैन से नहीं सोए हैं। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब ताने उल्हानों से कलेजा छलनी न हुआ हो। मेरे ऑफिस को निकलते समय रोज कुछ न कुछ बखेड़ा होता था। लौटते समय भी मन में धुकधुकी बनी रहती थी कि घर जाकर पता नहीं क्या देखना सुनना है। ये 2 महीने तो व्यर्थ ही निकल गए। अब नई जगह में जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करके देखते हैं। और भूषण उठकर चला गया। बाबूजी बोले, अब खुश हो जाओ भागवान, जो तुम्हारी आंख की किरकिरी थी, जिसे देख देख कर तुम्हारा जी जलता था, वह चली गई है। अब कलेजा ठंडा कर लो। मुझे ताना दे रहे हो? नहीं, बधाई दे रहा हूँ। माँ भुनभुनाई, काली कलुटी थी, फिर भी ऐसा जादू कर गई। रूपमती होती तो पता नहीं क्या करती।
रूपमती होती तो तुम्हारे घर झांकने भी नहीं आती। मजबूरी में ही उन लोगों ने इधर का रुख किया था। उन्होंने सिर्फ वर को देखा। वे जानते थे घर तो वे कभी भी दे सकते हैं, दे ही रहे हैं। अपनी कमजोरी को ढांपने के लिए उन्होंने रुपयों का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं जो रुपयों की चकाचौंध में होश खो बैठते हैं। उन्हीं रुपयों की लालच में तुम उनकी साधारण रूप रंग वाली कन्या को ब्याह लाई और फिर पहले दिन से उस पर व्यंग्य बाणों की बौछार करके उसका जीना मुश्किल कर दिया। तुम भूल गई कि तुम्हारी भी दो दो बेटियां हैं। तुम्हें उनकी सुंदरता पर नाज है, पर तुम्हें यह पता नहीं है कि शादी के मार्केट में रूप नहीं रुपया चलता है, जो उनके बाप के पास बिल्कुल नहीं है। अगर उन दोनों को तुम जैसी खूसट सास मिल गई तो पूरी जिंदगी ताने ही सुनती रहेंगी। अपनी बेटियों को बद्दुआ दे रहे हो। मैं क्या बद्दुआ दूंगा? बद्दुआ तो बहू के माँ बाप दे रहे होंगे, और वो फल भी रहे हैं। पहले घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई, अब बेटा भी जा रहा है। अब तुम आनंद करो।